हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी वॉइस क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप लोगों की अभी एग्जाम्स चल रही होगी। यस यस सर। सर। यस सर। आज मैथ्स का था, कैसा क्या पेपर? सर बहुत अच्छा। अच्छा गया, चलो बढ़िया है। तो मैं वही कहा था, अभी देखो मैंने आपको एक शीट शेयर करी थी जिसमें मैंने अभी फिलहाल कुछ टॉपिक्स तो उसमें ऐड कर दिए। आप देखोगे फिजिक्स केमिस्ट्री को, मैथ्स की भी कुछ टॉपिक्स की रिकॉर्डिंग ऐड करी थी। आपने देखी वो शीट ओपन करके? यस सर। हाँ, ग्रुप में एक शीट भेजी थी मैंने। तो उसमें मैं अब धीरे धीरे आगे और टॉपिक्स धीरे धीरे ऐड करता जाऊंगा। उसके डीपीपी में मैं कुछ आपको एक रेफरेंस बुक ऐड कर दूंगा जिसमें बेसिकली आपके पास क्वेश्चंस, उसकी बेसिक थ्योरी और पीवाईक्यू इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो आप वहां से भी अटेंड कर सकते हो। एंड सेकेंडली, बस यही इंपॉर्टेंट है कि आपको मैंने जो कहा था, जो हाई वेटेज टॉपिक है जो जो कि मैंने वहां पे डाल रखे हैं, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, और भी अभी धीरे धीरे टॉपिक उसमें ऐड में वहां पे होते रहेंगे। लेकिन जो टॉपिक ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं उनको आप अपनी तरफ से रिकॉर्डिंग की तरफ से उनको करते जाओ। ठीक है। हाँ, 11th का भी उसमें टॉपिक ऐड कर दिया गया है। ठीक है। और 12th के भी कुछ टॉपिक ऐड कर दिए गए। जैसा कि मैंने कहा था, हम लाइव लेक्चर में कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। मैक्सिमम टॉपिक आपको, अब जैसे समय कम है तो मैं अगेन, आप लोगों भी स्कूल जाते हो, सब जाते हो, तो आपको अपना टाइम आप खुद से मैनेज करना होगा कि कैसे भी करके इन रिकॉर्डिंग्स के थ्रू आप अपना बचा हुआ सिलेबस को प्रॉपरली कवर करें। ठीक है। एंड इसलिए अगर दूसरी चीज, 12 के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको तो आपको अच्छे से करना ही है। ठीक है, उन टॉपिक्स को बिल्कुल छोड़ना नहीं है। 12 की बेसिक एनसीईआरटी की रीडिंग आपको लगानी है, और इसके अलावा जो भी आपके 11th के भी टॉपिक्स हैं उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी है। बेसिक फॉर्मूला सबका पता होगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग सबकी रहेगी, तो आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। और बाकी जो हाई वेटेज टॉपिक है उनको खासकर आप रिकॉर्डिंग्स के थ्रू, नोट्स के थ्रू अच्छे से समझ लो। अब उसमें ज्यादा एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन क्लास इलस्ट्रेशन में कराएंगे उतने ही सफिशिएंट है। अगर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना हो खुद से, तो आप लोग क्या कर सकते हो कि आप जेई के 2023 के पीवाईक्यू अटेम्प्ट कर लेना, उससे बहुत काम होता है, उससे उतना बहुत है। मतलब जिस भी चैप्टर की आपको प्रैक्टिस करनी है, लग रहा है कि सर तो हमने थ्योरी तो पढ़ ली है, थोड़ी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो 2023 के बेसिक लेवल के पीवाईक्यू कर लेना। 23, 22 के और 21 के अगर आपको करना हो, तो जो इजी लेवल के, ज्यादा टफ के पीछे भी जाना मत। क्योंकि हमारा टारगेट यही है कि हमको इजी मीडियम लेवल को ही टारगेट करना है। उतना ही करने पे आपका बहुत अच्छा परसेंटाइल आ जाएगा। ठीक है। 11th और 12th का दोनों का वेटेज, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 12th का वेटेज लगभग 55% रहता है, 11th का वेटेज लगभग 45% रहता है। ठीक है। तो इसलिए आपको पहली चीज तो 12th के हर टॉपिक को करना ही, ऑफकोर्स आप करते भी हो। दूसरा इंपॉर्टेंट ये रहता है कि आप लोग सब हर चैप्टर के बेसिक फॉर्मूले पढ़ के जाओ। ठीक है। हर चैप्टर का बेसिक एनसीईआरटी लेवल भी अगर आपने अच्छे से कर लिया तो भी आपका बहुत कुछ कवर हो जाएगा। एटलीस्ट जो इजी मीडियम लेवल क्वेश्चन है उनको अपन को टारगेट करना। बार बार एक ही चीज बोली जा रही है। आप जेई में देखोगे तो सारे क्वेश्चन टफ आते ही नहीं है, तो जो इजी क्वेश्चन है उनको आपको टारगेट करके अपना काम निपटाना है। ठीक है। जैसे तो अब तक देखो, मैथ्स की जहां तक बात करें, तो मैथ्स में आप लोगों को मैं इस साल जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए अगर मैथ्स की बात करें, तो मैथ्स में अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए कुछ ढंग से तैयारी करनी है, तो आप जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहला आपका टारगेट होना चाहिए वेक्टर 3D, जो कि 12th का भी टॉपिक है। सेकेंड, आपका 12th के टॉपिक में आ जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसमें ऑफकोर्स इंडेफिनेट भी कवर हो ही जाएगा। थर्ड आपका आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये है। और फोर्थ, अगर 12th का देखना, तो अगर मैट्रिसेस डिटरमिन कर सको तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तीन तो टॉपिक आपको करने ही है। ठीक है। अब 11th की अगर मैं बात करूँ, हाई वेटेज प्रायोरिटी में ये होगा 12th के। 11th में जैसा कि मैंने आपको अभी करवाई है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल और कोनिक सेक्शन, ओनली बेसिक लेवल। ठीक है। मैंने खैर आपको बहुत अच्छे से करवा दिया था। लास्ट क्लास में अपने स्ट्रेट लाइन कवर किया, आज की क्लास में सर्कल कवर हो जाएगा, अगली क्लास में कोनिक कवर हो जाएगा। ठीक है। तो इस इन तीन तीन चैप्टर इन तीन यूनिट्स बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको लगभग 4 क्वेश्चन तो आने ही है। तो 4 क्वेश्चन यहाँ कवर हो गए। 3 क्वेश्चन लगभग वेक्टर 3D के, डेफिनेट इंटीग्रल के 1 से 2 क्वेश्चन, इसके 1 से 2 क्वेश्चन, तो ये आपके हाई वेटेज तो यहीं पे कवर हो गए। बाकी जो बचे हुए चैप्टर्स है उसमें आप जो अच्छे से कर लो रिकॉर्डिंग के थ्रू या फिर जो भी लाइव क्लास के थ्रू। कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर बेसिक लेवल, अगेन इसका भी बहुत बेसिक लेवल, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है।
इसके अलावा 12th का एक और टॉपिक प्रोबेबिलिटी और पीएनसी, अगर कर पाओ तो ठीक है, नहीं कर पाओ तो छोड़ सकते हो। बहुत सारे बच्चों को इसमें कॉन्फिडेंस कम रहता है तो ये ऑप्शनल है, अगर कर पाओ तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप छोड़ देना। ठीक सर है। ये कोऑर्डिनेटिंग वाला जो आपने बताया इसमें कितने चैप्टर हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब कोनिक सेक्शन कौन सा कह रहे हो आप? ये जो आपने 4 सर क्वेश्चन बाइनोमियल नहीं होगा? हाँ देखो, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन, स्ट्रेट लाइन एक चैप्टर जो अपने लास्ट क्लास में कवर किया था वन शॉट में। सर्कल आज कवर कर लेंगे। कोनिक सेक्शन आपका पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। ठीक है। सर बाइनोमियल वाला नहीं है? बाइनोमियल है, चैप्टर तो बहुत सारे हैं। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ भाई, जो प्रायोरिटी में आप जो कर सको खुद से, एक तो ये तो आपको करना ही है, वेक्टर 3D, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अलावा अगर आपको और कुछ करना हो तो आप ले सकते हो आपका लिमिट्स कंटिन्यूटी। ये थोड़ा बेसिक है तो इसको पढ़ने में आसानी आपको रहेगी। थोड़ा और आसान चैप्टर लेना जिससे इनसे एक एक क्वेश्चन आएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर कर्व। अब ये से चैप्टर है जो कम टाइम में हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ये वाला चैप्टर है कम टाइम में हो जाएगा, ये भी कम टाइम में हो जाएगा, ये भी कम टाइम में हो जाएगा। इनका एक एक क्वेश्चन आना है। सर लीनियर प्रोग्रामिंग? नहीं, लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं आएगा। ठीक है, वो सिर्फ बोर्ड्स वगैरह में होता है। क्लियर है? क्लियर है। तो ये ऐसे चैप्टर है जिनमें से अब एक और अगर 11 का टॉपिक लो जो कम टाइम में हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका स्टैटिस्टिक्स। सर एक बार 12th का एक बार रिपीट कर देना, हाई वेटेज। 12 के हाई वेटेज में अगेन वेक्टर 3D, डेफिनेट इंटीग्रेशन में 12 का लिख देता हूँ वापिस से। ये 12 का आपका, ये 12th, 12th, ये 12th का, ये 12th का, ये 12th का। ठीक है। लिमिट कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी बेसिक, डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर कर्व, वेक्टर 3D, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है। ऐसे चैप्टर जो इजी एंड लो टाइम, ये बेसिकली यहाँ पे जो चैप्टर लिख रहा हूँ ये इजी और कम टाइम में होने वाला है। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें थोड़ी बहुत थ्योरी है, वो कवर कर लोगे तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एरिया अंडर कर्व कवर हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स भी 2 लेक्चर का टॉपिक रहता है। वन शॉट ऑलरेडी मैंने वहां डाल रखा है। ठीक है, फिर अगर नहीं भी होगा तो मैं वहां पे ऐड कर दूंगा। तो ऐसे चैप्टर है जो कम टाइम में आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है। और बाकी बेसिक आपको ये 3 ध्यान रखना है कि भाई तीनों सब्जेक्ट पीसीएम के, तीनों सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स के आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। बेसिक फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट जो एनसीईआरटी लेवल है। क्योंकि अगर मान लो किसी भी चैप्टर से इजी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको वो अटेम्प्ट करना है। अल्टीमेटली अगेन सेम चीज, बार बार जो मैं कह रहा हूँ, तीनों सब्जेक्ट का पहला प्राइम टारगेट मेरा इजी लेवल क्वेश्चन को टारगेट करना है। एग्जाम में जाते से ही आपको क्या करना है, शुरू के 1.5 घंटे में तीनों सब्जेक्ट के इजी क्वेश्चन छाट छाट के कर लो। अब शुरू की 1.5 घंटे में तीनों सब्जेक्ट, मान लो फिजिक्स में से आपने 3 इजी क्वेश्चन छाट लिए, केमिस्ट्री में से आपने 3 इजी क्वेश्चन छाट लिए, मैथ से आपने 3 इजी क्वेश्चन छाट लिए, मान लो एक आधा एक्स्ट्रा कहीं से छाट लिया, तो 10 इजी क्वेश्चन तो आपने ऐसे ही अटेम्प्ट कर लिए। तो शुरू के 1.5 घंटे में आपको क्या करना है, 30 क्वेश्चन जो है उसमें से जो सबसे इजी हैं, जो बेसिक फॉर्मूले से हो रहे हैं, वो आपको निपटा देना। तो ये अब 10 क्वेश्चन आपने कर लिया, आप सेफ जोन में आ गए। अब बचे हुए 1.5 घंटे में आपको एक आइडिया तो लगी कि हाँ किस किस लेवल से क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा पोर्शन इजी आपको लग रहा है, इस बार फिजिक्स इजी पूछा गया, केमिस्ट्री इजी, मैथ्स इजी। मैंने ऑलरेडी एक बार तो शुरू के 1.5 घंटे में सारे क्वेश्चन पढ़ डाले। अब बचे हुए 1.5 घंटे में आपको क्या करना, जो मीडियम लेवल के क्वेश्चन में है उनमें से कम 5 से 10 क्वेश्चन और छाट लो। ठीक है, तो बस ऐसा करना है आपको। इजी और ज्यादा हो तो इजी और 12 क्वेश्चन कर लो, अगर इजी लेवल के आपके हो जा रहे हो 12 क्वेश्चन तो। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपके पास टोटल 90 क्वेश्चन आएंगे। आपको पता ही है उसमें से 25 जो फिक्स रहते हैं और 5 ऑप्शनल रहते हैं। तो 90 क्वेश्चन में से आपका टारगेट 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन भी अगर आपने मिनिमम कर ले तो आपका 90% क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, तो वो 20 क्वेश्चन को छाटने का काम आपको बहुत प्रॉपरली करना। और उसके लिए आपको ये चीज तो होनी चाहिए कि 11 और 12 के सारे टॉपिक के बेसिक एनसीईआरटी लेवल के फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसलिए एक काम तो ये आप जरूर कर लेना जनवरी के टाइम में, अभी भी जब भी फ्री हो। न्यू जैसा अभी 24 तारीख को आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा या फिर 25 को खत्म हो जाएगा, तो 25 से लेके 30 के बीच में आप ये काम कर लेना कि 11 to 12 के जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, उसकी एक फॉर्मूला लिस्ट आप एक रफ बना लो, जिसमें हर चैप्टर का बेसिक फॉर्मूला आ गया, बेसिक कंसेप्ट आ गया कि हाँ इसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना। कुछ चैप्टर ऐसे हो जो बिल्कुल ही आपको जिसको आपने कभी किया ही नहीं हो, जो बिल्कुल ऊपर से जा रहे हो, उनको आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एटलीस्ट जिनके बारे में थोड़ा बहुत भी पता है, 40% पता है, 30% भी पता है, उनका आपको पता भी ये वाला फॉर्मूला अगर है तो कैसे अप्लाई होगा ये पता है आपको, तो उनके फॉर्मूला भी याद कर लो। अब जैसे होता क्या है ना, जैसे मान लो पीएनसी के बारे में जिसको नॉलेज ही नहीं, अगर मैं उसको बोलूं कि एनसीआर का फॉर्मूला याद कर लो,
अब उसको एनसीआर का बारे में मतलब ही नहीं पता होगा तो फॉर्मूला याद करने से कोई मतलब नहीं है। तो फॉर्मूला भी उन चैप्टर का याद करना जिसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आपको स्कूल लेवल का हो, और जिनको पता हो आपको कि हाँ ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, तो उनका नॉलेज आपको रखना है, ताकि आप मेन इजी लेवल के क्वेश्चन आप टारगेट कर लो। कैसे भी करके अगर 20 क्वेश्चन तक आपने अटेम्प्ट कर ली तो बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। फिर हम बाकी मेहनत सेकंड अटेम्प्ट के लिए करेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट का टारगेट आपका ये रहेगा। इसी तरह से बाकी जो फिजिक्स केमिस्ट्री के भी जो टॉपिक्स है जो हाई वेटेज है उनकी रिकॉर्डिंग्स मैंने कुछ की तो ऑलरेडी डाल रखी है, केमिस्ट्री की भी मैंने डाल दी, फिजिक्स की मैंने डाल दी, और उसमें धीरे धीरे मैं उस शीट में मैं ऐड करता जाऊंगा। जो शीट आपके साथ मैंने शेयर करी है उसमें मैं ये भी कोशिश करूंगा अभी थोड़े दिनों में 4-5 दिन में कि आपको शॉर्ट नोट और बेसिक पीवाई के थोड़े बहुत हर चैप्टर के मैं डाल दूं, ताकि आप अपने हिसाब से अगर आपको लग रहा है जैसे मैंने मान लो कोई चैप्टर ऐड वहां पे नहीं किया है लेकिन आपका कोई वो चैप्टर स्ट्रॉन्ग, जैसे बाइनोमियल, आप फॉर एग्जांपल बाइनोमियल आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा तो आपको लग रहा है सर मैंने बाइनोमियल का बेसिक तो थोड़ा पता ही है, अगर थोड़ा सा मुझे शॉर्ट नोट और क्वेश्चन मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, तो वो भी मैं ऐड कर दूंगा हर चैप्टर के। तो आप अपने एंड से पर्सनल चॉइस से भी, जैसे आपको लगता है बाइनोमियल मेरे से हो जाएगा तो आप बाइनोमियल खुद से कर लो। कहीं लग रहा है कि रिकॉर्डिंग की जरूरत है तो आप रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल है ही, वहां से रिकॉर्डिंग देख लो, ठीक है। तो कुछ चैप्टर आपको अपने एंड से धीरे धीरे करने रहेंगे। मेन क्लासेस ये जो मैं लगा रहा हूँ लाइव क्लासेस, इसमें बस इतना ही है आपका कि कुछ चैप्टर मैं अपने एंड से करा दूं ताकि आपकी थोड़ी सी पढ़ाई में रेगुलरिटी रहे। बाकी मैक्सिमम पोर्शन तो अब आपको बचे हुए समय में खुद से ही टाइम निकाल के करना होगा। आगे जाके हो सकता है स्कूल की छुट्टी लेने पड़े, छुट्टियां मार मार के रिकॉर्डिंग देख देख के खुद के शॉर्ट नोट बना बना के अगर अगले बच्चे हुए जो भी अब 30 दिन बचे हुए हैं इन 30 दिन में भी अच्छे से मेहनत कर ली तो बहुत कुछ हो जाएगा। अगेन आप पे ही डिपेंडेंट हो सब कुछ। हाँ, मेरी तरफ से जितना भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी रिकॉर्डिंग्स होगी, मटेरियल होगा, वो मैं टाइमली उस पर अपलोड करता जाऊंगा। बस आप अपने एंड से उन चीजों को देखते रहो। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी जिन टीचर्स का मैंने अपलोड की रिकॉर्डिंग, काफी अच्छे टीचर है, सीनियर फैकल्टी है वो, ठीक है। स्पेशली जेई ड्रॉपर्स बैच के लिए उनको इस साल उन्होंने बैचेस ली थी जेई ड्रॉपर्स बैच की, तो वही टीचर है सारे। तो उनकी आप रिकॉर्डिंग्स देखोगे, थोड़ी सी लेंदी होगी लेकिन आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। खासकर केमिस्ट्री केस में 2-2 टीचर्स की वहां पे रिकॉर्डिंग मैंने डाल रखी है, ठीक है। तो उनका देख के आप वो लोग निपटा लेना। तो बस अपने एंड से अपना एक शेड्यूल बना लो कि कौन कौन से चैप्टर आपको करने, कब कब करने। बाकी सारा मटेरियल तो वहां पे अपलोडेड है ही। सारा नहीं भी कर पाओ तो एटलीस्ट कुछ पोर्शन कर लो उससे, ठीक है। चलो आगे बढ़े, करें स्टार्ट सर्कल। यस सर। यस ओके, सर। चलो करते हैं स्टार्ट। 1 मिनट देख लेता हूँ कितने बच्चे आ गए सब लोग, ठीक है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द सर्कल टॉपिक। तो सर्कल के बारे में अगर अपन देखें तो इसका आपका सिलेबस देखोगे तो बस टेंजेंट्स को छोड़ के सब कुछ है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या आपके पूरे कोनिक सेक्शन से ही हट गई। जहां जहां भी टेंजेंट के क्वेश्चन आते हैं वो आपको अभी नहीं करने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, ध्यान रखना, ठीक है। जितने भी पीवाईक्यू अटेम्प्ट करो उन सारे पीवाईक्यू में जहां जहां पे भी टेंजेंट वाले क्वेश्चन उन सबको छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि वो इस साल के सिलेबस से हट चुके हैं, ठीक है। ये आपका इस साल का सिलेबस है, तो टेंजेंट वाले सारे क्वेश्चन को आपको छोड़ देना। ओके लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि अपन ने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था कोनिक, ठीक है, वैसे सर्कल के केस में भी इट इज अ कोनिक, ठीक है, जिसकी डेफिनेशन क्या होती है, इट इज द कलेक्शन ऑफ द पॉइंट इन अ प्लेन, ध्यान रखना, इन अ प्लेन सच दैट उस पॉइंट का एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। उन सारे पॉइंट्स का एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। तो उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन मेरा सर्कल कहलाता है। तो अगर इस लोकस के पॉइंट को अगर मैं h, k बोल दूं, फिक्स पॉइंट को a, b बोल दूं, फिक्स डिस्टेंस को अगर r बोल दूं, तो ये लोकस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। तो फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी मेरे, h माइनस a का होल स्क्वायर प्लस k माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। और लोकस के केस में h की जगह x रिप्लेस हो जाएगा, y की जगह k रिप्लेस हो जाएगा, k की जगह y रिप्लेस हो जाएगा, तो इक्वेशन आ जाएगी। और यही मेरी क्या इक्वेशन ऑफ द सर्कल, याद आ रहा है सबको, बोलो यस सर। है ना। Yes, sir. सर्कल की इक्वेशन x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, वेयर r इज कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड a, b इज नोन एज द सेंटर ऑफ द सर्कल, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर। क्लियर है। अगर मान लो इक्वेशन इस फॉर्मेट में दिए x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25, तो बताओ इसका सेंटर क्या है सर 3, -4। 3, -4, रेडियस 5. सर रेडियस 5 यूनिट्स। बहुत बढ़िया, ठीक है। और इसी तरह से अगर मान लो ओपन फॉर्मेट में दे दी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y प्लस कुछ भी एक रैंडम नंबर ले ले, मान लो 29 इक्वल टू 0, तो अपन क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करोगे, आया ना।
यस सर Yes, sir. इस फॉर्मेट को इस Sir, फॉर्मेट ऐसे में x minus कन्वर्ट 4 करना, फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद सेंटर और रेडियस आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया सर्कल की इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल में अभी आपको पता है x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर सेंटर 0,0 हो गया तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। इसका सेंटर क्या होता है, ओरिजिन, और रेडियस होती है r। हाँ है ना, बोलो। यस सर Yes, sir. ठीक है, ग्रेट। एक और इक्वेशन होती है जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल, जैसे कि लाइन की जनरल इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 थी, वैसी जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल होती है ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ध्यान रखना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, और वाई स्क्वायर का भी कोफिशिएंट कितना है 1। क्या ये बात क्लियर है, दोनों के कोफिशिएंट हमेशा सेम होने चाहिए, और कितने होने चाहिए 1। मतलब One. बेसिकली अगर यहाँ पे 3 और 3 आता तो पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देना। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को कोफिशिएंट को आप 1 बना दोगे, फिर सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, माइनस जी कॉमा माइनस है, जहां पे जी क्या है, x को कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करोगे तो g आएगा, y के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करोगे तो f आएगा। उनका अपोजिट साइन माइनस जी माइनस एस आपका क्या दे देगा, सेंटर दे देगा। और रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इज इट क्लियर, बोलो, आ रहा है यस समझ में? सर Yes, sir. ठीक है, तो एक और बार एग्जांपल, जैसे मान लो अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बताओ इसका सेंटर क्या होगा। सर 4 कॉमा माइनस 3 हाँ, माइनस सेंटर 4 माइनस जी कॉमा माइनस एफ है ना। यस सर तो इस सर्कल के लिए जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी कैसे निकालेंगे, एक्स के कोफिशिएंट को काई से डिवाइड करोगे 2 से, तो जी आ जाएगा, है ना। एफ निकालने Yes, के लिए sir. क्या करोगे, वाई की कोफिशिएंट को डिवाइड करोगे 2 से, तो इससे क्या आ जाएगा एफ, इससे आ जाएगा जी। एफ कितना आ जाएगा -3, है ना। तो सेंटर कितना है माइनस जी कोमा माइनस एफ, तो माइनस जी मतलब -4 माइनस एफ मतलब 3 सेंटर हो गया। और रेडियस का फॉर्मूला बताओ। सर अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, हाँ, टू अंडर रूट रूट ऑफ 6 आ जी, जाएगा। हाँ तो एफ स्क्वायर माइनस सी, वेरी गुड। अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 16 प्लस 9 माइनस सी मतलब 1। अंडर रूट कितना आ जाएगा ये 24। यस सर 2 रूट 6 हाँ 2 रूट, वेरी गुड। तो इसी तरह से आप जी एफ और की मदद से सेंटर और रेडियस से ये निकाल सकते हो। आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सेंटर Yes, पता sir. है, रेडियस पता है, सर्कल की इक्वेशन आ सकती है, राइट। क्लियर है सबको। यस सर Yes, sir. अब यहाँ पे बोला गया देखो, इक्वेशन ऑफ द सर्कल कंसेंट्रिक विद दिस हैविंग पेरीमीटर दिस। अब दो सर्कल कंसेंट्रिक है, इसका मतलब क्या है, सर उन दोनों का सेंटर एक ही होगा। हाँ दो सर्कल कंसेंट्रिक है, कंसेंट्रिक है मतलब उनका सेंटर क्या होगा, सेम होगा। उनका सेंटर क्या होगा, सेम। तो मुझे बताओ ये जो Same. सर्कल, ये जो सर्कल है इसके साथ कंसेंट्रिक है, इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, पहले वो बताओ। सर इसको पहले 3 से डिवाइड करके इसको मोनिक बना लेंगे, जिससे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन जाए। डिवाइड कर देना ताकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए। 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे तो आपकी Yes, स्टैंडर्ड sir. इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी इस तरह से। वेरी गुड। अब यहाँ पे बताओ जी की वैल्यू कितनी है, सर जी की वैल्यू -1 -1। एफ की वैल्यू कितनी है 2. 2 2। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 1 -2। वेरी गुड। 1, बहुत बढ़िया बच्चों। 1, -2। रेडियस निकालने के लिए अगेन फॉर्मूला अप्लाई करो। सॉरी, ये रेडियस तो इस सर्कल की, लेकिन मेरा सर्कल जो है वो इसके साथ कंसेंट्रिक है, इसका सेंटर तो ये हो जाएगा, लेकिन रेडियस कैसे निकालनी पड़ेगी, यहाँ से पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 2 पाई 6 पाई, 6. और पेरीमीटर सर्कल का कितना होता है 2 pi r. सर 2 पाई आर, रेडियस 3 यूनिट्स हो जाएगी। रेडियस 3। तो रेडियस पता है, सेंटर पता है, सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। Yes, यस sir. सर ओके ग्रेट। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन भी मैंने सबके लिए दे रखा है, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक ये नोट जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर याद होगा, याद होगा, सर्कल के केस में कभी भी अगर सर्कल का नॉर्मल बनाते तो हमेशा कहाँ से पास करता है, किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल सर उसके डायमीटर से, Diameter. सेंटर से। कहाँ से पास होता है, सेंटर से, सेंटर से। है ना। किस पॉइंट से पास होता है कि नॉर्मल ऑफ द सर्कल फॉर एट एनी पॉइंट पासेस थ्रू द सेंटर से। सर्कल के किसी पॉइंट पे भी आप नॉर्मल बनाओ, हमेशा कहाँ से पास करेगा, सेंटर से। क्लियर है, यस Yes, सर sir. ओके। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल आप घर पे ट्राई कर लेना। ठीक है, अब देखो कुछ चीजें जो काफी काम आती है हमें, वो हमको समझना है। कि जैसे मान लो कोई सर्कल अगर है जो कि किसी एक्सिस को अगर टच कर रहा है, तो उस एक्सिस को अगर टच कर रहा है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है जो हमको समझनी है, वो इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सबसे पहले एग्जांपल लूं कि सर्कल मान लो मेरी एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, बोलो क्या हुआ, किसी को दिक्कत है। नो सर हाँ ठीक है, सर्कल अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है
और एक्स एक्सिस को मान लो किसी पॉइंट ए पे टच कर रहा है, a,0 पे, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये मेरी वाई एक्सिस हो गई। तो इस सर्कल के बारे में आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन मुझे दे सकते हो, आराम से सोच के बताओ। अगर ये सर सर्कल इसका रेडियस एक्स मान लो r, कोऑर्डिनेट ए होगा। हाँ Y इस कोऑर्डिनेट भी। सर्कल के सर सेंटर इसके का इस सर्कल के सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो ए यूनिट्स होगा। हाँ ए यूनिट होगा, वेरी गुड। इस सर्कल का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ध्यान से देखो, ए हो जाएगा, है ना। यस और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा सर, सर्कल के वाई सेंटर? कोऑर्डिनेट, हाँ ये वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा अगर रेडियस आर है तो? रेडियस आर है ना, तो वाई भी तो ए होगा। 2A होगा। नहीं, अब देखो ध्यान से, क्या ये डिस्टेंस आर होगा, रेडियस? यस सर। सर वाई भी तो ए होगा यस ना। सर। नहीं नहीं सुनो, एक्स कोऑर्डिनेट ए होगा। अब देखो वाई वाई ये डिस्टेंस आर होगा, ये टच करके जरा, मतलब सेंटर है, टेंजेंट है, सेंटर से ये दूरी कितनी आर होगी, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, आर के बराबर, यस सर, ए है कॉमा ना, आर। ए कॉमा आर। तो सर्कल अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, सर्कल अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे अगेन मान लो ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। अगर सर्कल मेरी वाई एक्सिस को टच करता है एट अ डिस्टेंस बी, ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस आर है, तो बताओ इसके सर सेंटर का आर कोऑर्डिनेट। कॉमा बी हो जाएगा। और कोऑर्डिनेट भी। इस बार सेंटर का जो ये एक्स कोऑर्डिनेट है ये आर के बराबर हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट बी के बराबर। तो सेंटर का सेंटर कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, आर कोमा बी, हाँ है ना। यस यस सर। सर। ठीक है। और एक और लास्ट का मैं बात करूँ, अगर सर्कल मेरी दोनों एक्सिस को टच कर जाए, सर अगर दोनों आर कॉमा आर हो जाएगा। हाँ, अब दोनों एक्सिस को टच करेगा, तो दोनों एक्सिस के केस में ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर, तो सेंटर कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, आर कोमा। और कोऑर्डिनेट। क्या बात सबको समझ में आ रही है? यस बोलो, सर। बताओ यस सर। फर्स्ट वाले केस में सेंटर का कोऑर्डिनेट ए कॉमा आर, एक्स को टच कर रहा था, वाई कोऑर्डिनेट आर होगा, समझ में आ रहा है? सेकंड वाले में R, B। R, B। आर कॉमा बी। सबको आ रही बात समझ में? बोलो। यस सर। ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन, अब मान लो ओरिजिन पे टच कर रहे हैं, तो बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा सेंटर का? ये ओरिजिन पॉइंट है 0,0, तो बताओ ये पॉइंट कितना होगा, ये वाला? सर 0,y। हाँ बस वेरी गुड, 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, आर ना। यस सर। हाँ, अगर वाई एक्सिस को यहाँ पे ओरिजिन पे टच कर रहा है, तो बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा सेंटर का? R, 0। R, 0। इस बार एक्स कोऑर्डिनेट आर हो जाएगा और वाई एक्स एक्सिस है, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यस। अच्छा, ये रेड कलर आपको दिख तो रहा है ना, ज्यादा ब्लर तो नहीं हो रहा है? नो सर। ठीक है, दोनों एक्सिस को टच करेगा। आगे अभी देख लिया, फर्स्ट वाले का आंसर बता दो। यस सर, आर कॉमा आर। आर कोमा आर, सेकंड आर मतलब रेडियस, इसका आंसर? यस सर। सर कौन सर, नीचे वाले, सर बगल वाले का माइनस आर कॉमा माइनस आर होएगा। माइनस आर कॉमा माइनस आर। वैसे भी ये निकाल लो, ठीक है, क्लियर है। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। सर ऑप्शन बी, रूट प्लस माइनस रूट 2 यूनिट्स। ओके, अब सर्कल टचिंग बोथ द एक्सिस, टचिंग बोथ एक्सिस, तो उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अभी बताया था, R, R। आर कोमा आर। ठीक है, तो सर्कल की इक्वेशन अपन लिख सकते हैं रेडियस के टर्म्स में। सेंटर पता है, रेडियस पता है, बताओ एक्स माइनस, बोलो। X माइनस। सर एक्स माइनस आर होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। है ना, अभी तो बताया था, सेंटर ए कोमा बी है, रेडियस अगर आर वन है तो कॉमा एक्स वन से माइनस, पास कर रहा है तो एक्स और वाई की जगह वन बिठा सकते हैं। बिल्कुल। सेंटर अगर ए कोमा बी है तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। इस बार सेंटर में आर कोमा आर, तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स माइनस ये। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके, अब यहाँ पे हमको आर निकालना है, तो आर निकालने के लिए हम अब क्या कर सकते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या पुटअप कर देंगे, बताओ। 1 सर 1 वन कॉमा 1, एक्स और वाई की वैल्यू अगर आप 1 और 1 पुटअप कर दो, तो ये पूरी इक्वेशन आर में कन्वर्ट हो जाएगी, आर आ जाएगा, है ना। यस सर। और इसको घर पे ट्राई कर लेना, इसके मैंने वो भी दिया हुआ है सॉल्यूशन भी, तो आप कर सकते हो। ये वाला पढ़ो, करो, ट्राई कर लो जल्दी से बस।
अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, कोनिक सेक्शन, कहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जब भी क्वेश्चन आए और 3D का जब भी क्वेश्चन आए, डायग्राम हमेशा बनाए। एक रफ डायग्राम मान लो मैंने यहाँ बना दिया, सर्कल पास कर रहा है 3,0 से, टच कर रहा है। तो अभी आपको बताया अगर सर्कल 3,0 पे टच करेगा तो इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3, 3, वेरी गुड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी। अगर ये आपने सही अज्यूम कर लिया फिर क्वेश्चन, अब सेंटर पता है, रेडियस अपने आर मान लीजिए, सर्कल की इक्वेशन लिख लोगे। यस सर, वहां पे सेंटर के कोऑर्डिनेट हाँ, एक्स और वाई की जगह 1 और -2 पुट कर देंगे। वेरी गुड। x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस r का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। हाँ है ना, देखो अभी सिखाया था मैंने, अगर x एक्सिस को टच करा तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? a, r। हाँ है ना, बोलो। yes sir, 1, Yes, sir. -2 सेटिस्फाई कर देंगे तो क्या है, यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। yes, ठीक है, r की वैल्यू आ जाएगी, मतलब आपके पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? सर्कल की इक्वेशन। इक्वेशन सर फिर सेटिस्फाई करके चेक हाँ, कर लेंगे। वेरी गुड। सर्कल की इक्वेशन में चारों पॉइंट एक एक करके आप रख लेना और देख लेना कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है सबको? yes sir, Yes, sir. तो 2013 में ये क्वेश्चन आया था, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो 22 में 23 में भी आए बेसिक लेवल के, तो इन्हीं क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। आपको वहां पेपर में झट के इन क्वेश्चन को छाटना है। जितना काम रहोगे, जितना कूल, जितना कॉन्फिडेंटली, जो दो तैयारी कम हुई ज्यादा उससे कोई मतलब नहीं, जो भी तैयारी उस तैयारी के हिसाब से जाना और वहां पे जाके बस इस टाइप के क्वेश्चन को छाट के आना। क्या बात समझ में आ रही है? बोलो। यस सर। yes sir, अब नेक्स्ट है डायमेट्रिक फॉर्म। ये भी बहुत बेसिक है, याद रख सको तो ठीक, नहीं याद रख सको तो इसका तरीका खैर कोई बड़ी बात नहीं है। देख लो क्या होता है डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल। कि अगर मान लो कोई सर्कल है, ये सर्कल है मान लो, इसके आपको किसी भी एक डायमेट्रिक एंड के पॉइंट्स दे दी दो। मान लो ये डायमेट्रिक एंड है, इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स पता है आपको, ए और बी। ए है मान लो x1, y1, बी कोऑर्डिनेट है मान लो x2, y2, और इस सर्कल की इक्वेशन लिखनी है। अब देखो सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे दो चीज चाहिए, सेंटर और रेडियस। क्या सेंटर पता कर सकते हो? यस सर, मिड पॉइंट फार्मूला सर। होगा सर। फॉर्मूला x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, है ना। yes sir, रेडियस कैसे पता करेंगे? सर इस जो मिड पॉइंट आएगा उससे किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे, रेडियस रहेगा। किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लेना, OA निकाल लेना, या फिर जो डायमीटर है उसका डिस्टेंस निकाल के 2 से डिवाइड कर दो, रेडियस आ जाएगी। हाँ है ना, सेंटर पता है, रेडियस पता है, कि सर्कल की इक्वेशन लिख दोगे। बोलो। yes sir, सेंटर पता है, रेडियस, सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। और मान लो अगर याद रखना है तो जो इक्वेशन आएगी उसका फॉर्मेट इस तरह से होगा, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2, एक्स स्क्वायर की टर्म यहाँ से क्रिएट हो जाएगी, और दूसरा प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आप जब फाइनल इक्वेशन निकालोगे तो वो इक्वेशन इस फॉर्मेट में आएगी। अगर ये याद रख सकते हो, इसको बोलते हैं डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल। अगर डायमेट्रिक एंड पॉइंट है x1 y1 x2 y2, तो सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। ठीक है, ये डायमेट्रिक एंड हो गया। ठीक है, ये कर लेना, बेसिक क्वेश्चन है। चलो ये ट्राई कर लेते हैं एक बार, लास्ट ईयर। क्वेश्चन के बारे में क्या बोला पहले वो समझ लो अच्छे से। एक इक्वेशन अब क्वाड्रेटिक के साथ मिक्स कर दिया इसको। एब्सिस तो एक्स एक्सिस होता है ना। हाँ, एप्सिसा मतलब एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस, मतलब वाई कोऑर्डिनेट या फिर वाई एक्सिस। एप्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट। सर्कल की इक्वेशन आपको गिवन है, और 2 से अगर डिवाइड कर दोगे तो इक्वेशन इस फॉर्मेट में दिखेगी। तो आपको पूछा ये टू जो एक्सप्रेशन है 2r प्लस s माइनस 2 क्यूब प्लस p, इसकी वैल्यू क्या होगी?
और क्वेश्चन का मतलब समझना है, इस फर्स्ट इक्वेशन के जो दो रूट्स होंगे वो पॉइंट P और Q के एक्स कोऑर्डिनेट है, मतलब इसका मान लो P का एक्स कोऑर्डिनेट है XP और Y कोऑर्डिनेट मान लो YP। डायमेट्रिक फॉर्म से कंपेयर कर सकते हैं। इसका मान लो एक्स कोऑर्डिनेट XQ और इस पॉइंट का एक्स Y कोऑर्डिनेट है YP। ठीक है, वो आपको दो रूट्स की इक्वेशन के टर्म्स में दिए हुए। इसका मान लो Y कोऑर्डिनेट है YP और इसका Y कोऑर्डिनेट है YQ। बताओ क्या तरीका अपना। अब देखो आपको क्वाड्रेटिक्स में अगर मान लो इक्वेशन पता है, रूट्स पता है, तो आप क्या रिलेशन डेवलप कर सकते हो यहाँ से। तो पहले क्वाड्रेटिक के चैप्टर की मदद से सर C बाय माइनस B बाय R। हाँ, वेरी गुड। एक चीज तो ये बोला है कि भाई सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट डेवलप कर सकते हो। यस सर। सम ऑफ द रूट कितना हो जाएगा, माइनस B बाई A। R/2 और यहाँ पे भी नीचे वाले का सम ऑफ द रूट कितना हो जाएगा, C बाय सर S हो जाएगा। S बाय 1। S बाय 1, हाँ मतलब S हो जाएगा, हाँ है ना। यस सर। ये माइनस B बाई, ये समझ में आया। सम ऑफ द रूट माइनस B बाई A बोलो। यस Yes, sir. और प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना होता है, सर P/2 ऊपर वाले का नीचे वाले का -Q P बाई 2 और नीचे वाले का प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो जाएगा Q बाय माइनस Q। ठीक है यहाँ तक। यस सर। हाँ, अब क्या करें बताओ। सर उसके बाद जो हमारी डायमेट्रिक फॉर्म आई थी उसमें अगर उन दोनों क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे x1 + x2 की टर्म में आ जाएगा। वहाँ पर रूट्स को यहाँ पे अगर बिठा देंगे तो एक सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, उन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, ये एक तरीका है कि आप सर्कल की इक्वेशन को कंपेयर कर लो। डायमेट्रिक फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन लिख लोगे। अभी जो फॉर्मूला बताता है x - x1 * x - x2 + y - y1 * y - y2, वहां से इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो P, Q और R में रिलेशन आ जाएगा। हाँ है ना, एक तरीका वो है। दूसरा ये कि अगर मान लो यहाँ पे x1 ये अगर यूज करना है तो कहीं ना कहीं अगर मान लो मैं सेंटर की बात करूँ तो सेंटर का कोऑर्डिनेट मेरा क्या आ जाएगा, अगर इस फॉर्मूला से निकालेंगे तो सेंटर कोऑर्डिनेट क्या आएगा, XP + XQ बाय 2 और y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, YP + YQ बाय 2। हाँ है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूले से। यस सर। Yes, sir. सेंटर कोऑर्डिनेट अगर रिलेशन यूज करें तो यहाँ पे XP + X, इसकी वैल्यू मुझे पता है R/2 है, तो यहाँ पे रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा R/4 R/4. और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी S/2। हाँ है ना। यस सर। Yes, sir. और यहाँ से भी सेंटर निकाल सकता हूँ मैं। यस सर 11/4, 11/4, 7/2। वेरी गुड। अब इन दोनों को कंपेयर करें तो R और S तो डायरेक्ट आ जाएगा। R = 11 और S = 7 हाँ वो तो आ जाएगा, मतलब पहली बात आ जाएगा ना, कैलकुलेशन तो आप कर लोगे। क्लियर है। यस सर। तो अपन ने देखो एक इससे तो मेरा जल्दी हो गया काम कि भाई R और S आ गया मेरा। अब P और Q निकालने के लिए आप चाहो तो रेडियस का इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ है ना। यस सर। ओके, तो ये ट्राई कर लेना। इसका सॉल्यूशन भी मैंने दे रखा है, अच्छे से आपको निकल जाएगा। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक। नो सर। सर No, sir. ना पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल। पैरामेट्रिक ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल का मतलब क्या है कि कभी अपन जनरली हर कर्व को कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे उसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो आगे जाके जैसे देखेंगे अपन इसमें पैराबोला में भी वहां पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकालेंगे, एलिप्स में भी निकालेंगे, सर्कल में भी निकालते हैं, स्ट्रेट लाइन में भी आर को थीटा के टर्म्स में निकाला था कि आर डिस्टेंस पे थीटा का पॉइंट क्या होगा। यहाँ पे भी सेम। तो अगर मान लो पहले अगर मैं जनरल स्टैंडर्ड सर्कल ओरिजिन सेंटर आर, ओरिजिन रेडियस अगर आर है, तो इस सर्कल पे किसी भी पॉइंट को अगर मुझे कुछ कोऑर्डिनेट अज्यूम करना है पैरामेट्रिक के टर्म्स में, तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो तरीका मुझे यहाँ सोचना है। तो अगेन ये पॉइंट का ये वाला मेरा एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट। है ना। ठीक है, तो बताओ ये एक्स कोऑर्डिनेट आर और थीटा के टर्म्स में क्या आएगा, r sin थीटा r cos थीटा। एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा सर R cos R cos theta per R part cos sin theta. ध्यान रखना। एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा आर कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा R sin थीटा। R sin theta. आर साइन थीटा। लेकिन ये कब, जब सेंटर मेरा ओरिजिन हो। है ना, सेंटर मेरा क्या हो, ओरिजिन। ओरिजिन। लेकिन अगर मान लो सेंटर को अपन चेंज कर दें, सेंटर को मैं लिख दूं a, b, अब उस केस में मेरा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेंटर है मान लो a, b, रेडियस है मान लो r। अब इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट अगर अज्यूम करना हुआ p, तो बताओ इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होगा। सर r - a cos थीटा r - b sin थीटा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। B = R cos थीटा। नहीं नहीं, आपने किया क्या बेसिकली, आपने, हाँ वेरी गुड, आपने क्या किया, इस पूरे सर्कल को नए सेंटर पे शिफ्ट कर दिया a, b पे। यस सर।
बेसिकली जो सेंटर था वो ए बी पे शिफ्ट हो गया, तो कोऑर्डिनेट से उनमें भी तो ए और बी एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ए प्लस आर कॉस थीटा, है ना, और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा B plus R sin थीटा। आपका वो पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट एक्स और वाई शिफ्ट हो जाएंगे ना, आप सोचो, क्लियर है, ए यूनिट और बी यूनिट वो पॉइंट क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, और ये वाला तो ऐड हो ही जाएगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स प्लस एक्स इक्वल टू ए प्लस आर कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बी प्लस आर साइन थीटा। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ओके, देख लो, देखो सेंटर अगर x1 y1 है तो x इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा, y इक्वल टू y1 प्लस r sin थीटा। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल। इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल मतलब वो सर्कल x एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बना रहा है, y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बना रहा है। तो इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अगर एक सर्कल में ड्रॉ कर दूं एक ही बार में, ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया, एक रैंडम सर्कल ड्रॉ किया, ये सर्कल x एक्सिस को और y एक्सिस को अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रहा है, मान लो ये AB है और ये CD है, तो ये जो AB है, A से B डिस्टेंस, बेसिकली ये क्या है, सर्कल एक्स एक्सिस को इतना इन पे कट कर रहा था, AB को मैं क्या बोलता हूँ, मेरा AB जो लेंथ है, दिस लेंथ X AB इज नॉन एक्स इंटरसेप्ट। हाँ, AB आपकी क्या हो जाएगी एक्स इंटरसेप्ट, और ये जो डिस्टेंस CD है ये आपका क्या हो जाएगा, बोलो y इंटरसेप्ट। Y intercept. अब निकालेंगे कैसे, अगर मान लो सर्कल की इक्वेशन मुझे पता, तो ये AB और CD कैसे निकालूंगा, सर्कल की इक्वेशन अगेन वही स्टैंडर्ड, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो आप तरीका बता दो कि क्या तरीके से एक्स इंटरसेप्ट निकाल, ये एक्स AB डिस्टेंस निकालो। सर सर्कल के सेंटर से, सर सर्कल के सेंटर से AB पे एक लाइन खींच के, उसका मतलब एक परपेंडिकुलर खींच के, एक रेडियस हमें पता है रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और इससे इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकाल के ये वाला भी डिस्टेंस आ जाएगा, फिर AB की आधी लेंथ हमें नीचे से पता चल जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, एक तरीका ये सही बताया आपने कि आप यहाँ से इस लाइन एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है वैसे सर एक्स एक्सिस की इक्वेशन Y equal to 0. y इक्वल टू 0, वेरी गुड, y इक्वल टू 0 आपकी एक्स एक्सिस की इक्वेशन है। सेंटर से इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये डिस्टेंस मान लो OC आ जाएगा, OC पता है, रेडियस पता है, पाइथागोरस से ही आ जाएगा, एक तरीका ये। सर ऐसे कर सकते हैं क्या कि A और B जैसे कि y इज इक्वल टू 0 पे है, तो y इज इक्वल टू 0 पुट करके देख लें, और फिर जो x का कोऑर्डिनेट आएगा उसको पूरी लाइन निकाल दें। बताया आपने, क्या आप क्या कर सकते हो, पॉइंट A और पॉइंट B एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस पे लाई करने वाले पॉइंट के y कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, एक्स एक्सिस पे लाई करने वाले पॉइंट के क्या होते हैं y कोऑर्डिनेट 0। तो अब इस इक्वेशन में अगर मैं सर्कल की इक्वेशन में y को अगर मैं 0 रख दूं तो पूरी इक्वेशन x के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx क्वाड्रेटिक बन जाएगी x में इक्वल टू 0। हाँ, ये क्वाड्रेटिक बनेगी x में, जिसके जो दो कोऑर्डिनेट होंगे x1 और x2 वो रिप्रेजेंट करेंगे पॉइंट A और B के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, AB का डिस्टेंस हो जाएगा x2 माइनस x1, है ना, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। और मुझे क्वाड्रेटिक के दो रूट्स x1 और x2 पता ही है, और डिफरेंस ऑफ रूट्स को पता है, तो आप चाहो तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर इस x2 माइनस x1 को क्या लिख सकते हो, x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 4x1 x2, हाँ 4x1 x2, तो यहाँ से भी आपका एक काम हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये दो तरीके हैं निकालने के। बता दो क्या बोलो सर, ये कैसे आया एक बार बता दो, 4x1 x2। हाँ, ये एक्चुअली अपन जब भी क्वाड्रेटिक में चीज पढ़ते थे, डिफरेंस ऑफ द रूट निकालने वाला, कि अगर मान लो मेरे पास डिफरेंस का पता करना, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। देखो ध्यान से, a प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर करोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 2ab, जो कि इसके बराबर ही आएगा। ये सर आ गया समझ। ठीक है, तो स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा, तो a माइनस बी को लिखने का तरीका एक और क्या हो जाएगा, a माइनस बी को लिखने का तरीका होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab रूट के अंदर। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ से क्या होगा, जैसे आपको अगर x इंटरसेप्ट निकालना है तो y को 0 कर दोगे, और y इंटरसेप्ट निकालने के टाइम क्या कर देना, x को 0, है ना। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा इंटरसेप्ट ऑफ द सर्कल। इसके अलावा इसका बाकी आपको परपेंडिकुलर वाला तरीका मैंने बता ही दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d निकालने, इससे ये आ जाएगी लेंथ, इस लेंथ का डबल करोगे तो इंटरसेप्ट आ जाएगा, है ना। यस सर। Yes, sir. इसके अलावा एक फॉर्मूला भी होता है, अगर फॉर्मूला याद रख सको तो ठीक है, नहीं तो आपको तरीका तो मैंने सीखा, तरीका कभी नहीं भूलोगे, लेकिन फॉर्मूला भी याद रख सको तो अच्छी बात है। तो फॉर्मूला भी मैं लिखवा देता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो अगेन सर्कल अगर ऐसा है, ठीक है, तो सर्कल का अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन में बोल दूं, मान लो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपकी वही है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये सर्कल का अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसका एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला बनेगा ट्वाइस ऑफ अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, और वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला बनेगा ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखो तो रख लें, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, यहाँ पे आएगा एक्स इंटरसेप्ट, और वाई इंटरसेप्ट आएगा ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। अब अगेन अंडर रूट के अंदर एक क्वांटिटी आ रही, तो यहाँ से अगेन मुझे तीन के एक बार अगर मैं सोचूं इनके बारे में कि रूट के अंदर ये जो क्वांटिटी है, ये अगर पॉजिटिव है, ये अगर पॉजिटिव है, या अगर ये 0 के बराबर है, या फिर ये नेगेटिव है, तो अगर इनकी वैल्यू से मैं क्या इंटरप्रेट कर सकता हूँ, सोच के बताओ। जैसे रूट, ये मैंने क्या निकाला, एक्स इंटरसेप्ट निकाला, मतलब ये सर्कल एक्स एक्सिस को इतने डिस्टेंस पे कट करेगा, जिसका फॉर्मूला क्या है, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। अब ये रूट के अंदर क्वांटिटी है, रूट के अंदर क्वांटिटी जनरली मैं क्या बोलता हूँ, हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। कोई भी मैथमेटिक्स में रूट के अंदर क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव, या फिर ग्रेटर पॉजिटिव, या फिर 0 मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन अगर नेगेटिव हो जाती है या फिर पॉजिटिव आती है तो क्या इंटरप्रेट करेंगे, और इससे क्या इंटरप्रेट करेंगे बताओ। तो नेगेटिव मतलब वो कभी कट ही नहीं कर रहा है, नॉट कट द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर से निकल जाएगा, है ना। नेगेटिव मतलब एक्स इंटरसेप्ट आएगा ही नहीं, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर, 0 है मतलब सर जस्ट टच कर रहा है इसका मतलब। टच एक्स एक्सिस, और ग्रेटर देन 0 मतलब मतलब 2 पॉइंट पे टच कर रहा है। इंटरसेप्ट एट 2 पॉइंट्स। ठीक है, ये सबको क्लियर हो रहा है। यस सर। ठीक है, तो जी स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू से भी हम ये पता कर सकते हैं कि जो मेरा सर्कल है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ऊपर से निकल जा रहा है। ठीक है, सेम विद द केस ऑफ यहाँ पे भी इसकी भी वैल्यू से हम पता कर सकते हैं कि वाई एक्सिस को टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, कि क्या कर रहा है। क्लियर है, तो ट्वाइस ऑफ अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, ये याद रख लोगे। यस सर। ठीक है, अब जैसे खैर अपन को फॉर्मूला याद नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है। जैसे यहाँ पे ये केस है, एक सर्कल जिसकी इक्वेशन मुझे पता है, और एक लाइन, अब लाइन यहाँ पे रैंडम दे दी, अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं दी। ध्यान रखना ये फॉर्मूला किसके लिए लिखा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए, ध्यान रखना। अब यहाँ पे मान लो एक लाइन की इक्वेशन आपको देते, 4x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। सर्कल की इक्वेशन पता है, अगेन इसका इंटरसेप्ट निकालना है, ये डिस्टेंस ए भी निकालना है, तो क्या तरीका अपनाओगे। सर लाइन से y की वैल्यू निकाल के उसको उसमें पुट कर देंगे। हाँ ये भी कर सकते हो, यहाँ से y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट अप कर दोगे, पूरी इक्वेशन क्या करोगे, यहाँ से y की वैल्यू निकाल के, यहाँ से क्या निकालोगे, y की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दोगे, तो पूरी इक्वेशन x में कन्वर्ट हो जाएगी। वो कर सकते, लेकिन उससे भी आसान तरीका जो दूसरा तरीका था वो यहाँ पे कर देना, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकाल के वो डी आ जाएगा। वेरी गुड, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस d निकाल लेना, और रेडियस निकाल लेना, पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ से वो l निकाल by के 2 उसका कर डबल देना, कर तो ये देना हाफ है। हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके इसका हाफ लेंथ आ जाएगा, उसका डबल करोगे तो लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट a भी आ जाएगा। क्लियर है सबको। यस सर। ठीक है, सेम ये क्वेश्चन एक और आया था, अ सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन हैविंग इंटरसेप्ट दिस ऑन द y एक्सिस r। ऐसे कैसे सर्कल होंगे जिनका ये सेटिस्फाई करता है। जे एडवांस 2023 में आया था। इसका हल्का सा अपन बस कॉन्सेप्ट में कैलकुलेशन आप घर पे करना, डायग्राम बनाने की कोशिश करो, और दिमाग में बस कॉन्सेप्ट डेवलप करो कि क्या तरीका अपनाओगे। पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ तरीका ढूंढो खुद से कि क्या तरीका अपना सकते हैं। सर इससे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 3, r हो जाएंगे। हाँ, सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। अब 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन चाहे तो अब देखो 3 यूनिट इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ऊपर नीचे 4 केस बन सकते हैं, तो कोई एक फिलहाल के लिए कंसीडर करो। तो मान लो ये कंसीडर कर लिया, एंड हैविंग ए इंटरसेप्ट ऑफ 2√4 यूनिट ऑन द y एक्सिस। ऐसा 2 रूट एफ स्क्वायर माइनस सी वाला फॉर्मूला लगा के वहां से f का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। हाँ एक मिनट अभी रुक जाओ, सब लोग ट्राई करो पहले। तो यहाँ पे सबसे पहला बेसिक मैंने आपको हमेशा बोला है कि हमेशा डायग्राम बनाया करो। आपने यहाँ डायग्राम बना लिया, जैसा कि अभी आपने ऑलरेडी अपने कॉन्सेप्ट सीखा है कि सर अगर एक्स एक्सिस को 3 पे टच कर रहा है, इसके सेंटर कोऑर्डिनेट बता दो, क्या मानोगे। 3, r। वेरी गुड। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में एक चीज और दे दी है कि ये जो लेंथ है ये आपको दिया है 2√7। ये लेंथ कितना दे दिया आपको, 2√7 है ना। ठीक है, अगर सर्कल का बेसिकली मुझे रेडियस निकालना है, तो अगेन देखो यहाँ पे अगर आप डायग्राम को ढंग से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो सेंटर से परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है ना।
यस सर। यस सर। ये जो लेंथ हो जाएगा आपका आधार लेंथ, ये आपका कितना हो जाएगा, √7 हो रूट जाएगा। 7। यस ठीक है, सर। ये मान लो पॉइंट है आपका P, तो सीपी लेंथ कितना होगा फिर, ये तो बता सकते हो क्या? डायग्राम रेडियस बताओ। सर 3 3 होगा। हाँ 3 होगा, 3 है ना? ठीक है, यस सर। तो फिर ये मान लो पॉइंट है ये M, 4 हो गया फिर। ये सेंटर है, यस सर, ये 4 हो गया। रेडियस। अब देखो इससे डायरेक्ट आ जाएगा, इंटरसेप्ट की भी जरूरत नहीं, यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई कर दोगे। तो सर Yes, 4 आ sir. जाएगा। ठीक है, तो रेडियस कितना आ जाएगा, 4 यूनिट। रेडियस पता है, सेंटर पता है, सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, हाँ है ना? यस सर। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, सर्कल ऐसे 4 प्रकार के बन सकते हैं, एक इधर बन सकता है, एक इधर, एक नीचे, एक ऊपर। क्लियर है? तो 4 तरह के सर्कल बन सकते हैं। बस चारों तरह के सर्कल में आपका सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या क्या आ सकता है? सेंटर पहला मान लो अपने 3, R, दूसरा क्या आ सकता है -3, -R। 3, -R। ठीक है, 3, एक आ जाएगा, -R और हाँ एक आ जाएगा ये, और दूसरा आपका आ जाएगा R, -3, -R। -3। R, ठीक है यार, ठीक है, समझ गया। ये 4 तरह के आपके सर्कल आ जाएंगे, रेडियस पता है, सेंटर पता है। अब देख लेना कौन कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. तो अपन को यहाँ पे आज की क्लास में ये नहीं देखना कि भाई कैलकुलेशन क्या हो रही है, अल्टीमेटली बस हर क्वेश्चन को देख के कॉन्सेप्ट क्लियर करना। घर पे आप प्रैक्टिस कर लेना, आंसर मैच करते जाना। इंटरसेप्ट ऑन द सर्कल अभी मैंने आपको बताया था, एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला बता दो, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट। जी G सर। square minus C. वेरी गुड। वाई इंटरसेप्ट ट्वाइस ऑफ अंडर रूट F स्क्वायर माइनस C, है ना? ठीक है, बोलो क्लियर? Yes, यस Yes, sir. सर। Yes, sir. हम स्टैंडर्ड नोटेशन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो मैं आगे जाके हर चैप्टर में यूज करूंगा। ठीक है, स्टैंडर्ड नोटेशन में 3 तरह के स्टैंडर्ड, S, S1 और T। ये 3 स्टैंडर्ड नोटेशन हर कर्व के लिए, किसी भी कर्व के लिए मुझे पता करना है। ठीक है, चाहे वो कोनिक सेक्शन में कोई भी कर्व हो, जनरल कर्व हो, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, या फिर कोई भी रैंडम कर्व देते, उसके लिए S क्या होता है, S1 क्या होता है और T क्या होता है, इन 3 चीजों के बारे में मुझे पता करना है। तो जो सबसे पहले समझते हैं S का मतलब क्या। S मतलब कोई भी कर्व की इक्वेशन, S मतलब पूरे कर्व की जो इक्वेशन होगी उसको अपन S से डिनोट करेंगे। कैसे डिनोट करेंगे? S से। ठीक है, S1 मतलब किसी के पॉइंट के रेस्पेक्ट में वो वैल्यू, जैसे मान लो कोई पॉइंट है P, जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। ठीक है, उस पॉइंट P को अगर आप S के अंदर रख दोगे, उस पॉइंट P को अगर आप S के अंदर रख दोगे, तो जो वैल्यू आएगी उसको अपन बोलेंगे S1। जो वैल्यू आएगी वो S1 की क्या होगी, बराबर। और T मतलब वो पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट मान लो x1, y1, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मानते हुए, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मानते हुए उस टेंजेंट की इक्वेशन, उस पॉइंट को क्या मानेंगे, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो उस पॉइंट को टेंजेंट मानते हुए टेंजेंट की इक्वेशन को, टेंजेंट एक लाइन है, उस टेंजेंट की इक्वेशन को आप बोलोगे टी। क्या बोलोगे? टी। एग्जाम्पल के तौर पे अच्छे समझते हैं इस चीज को। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ अ सर्कल एक्स स्क्वायर, या फिर मान लो कोई भी जनरल कर्व, कोई भी कर्व ले लिया, मान लो 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, ये कर्व है। और कोई भी पॉइंट, लेट द पॉइंट बी 1,2, ये पॉइंट ले लिया मैंने। अब ये पॉइंट हो गया, ये कर्व हो गया। इस पॉइंट और इस कर्व के रेस्पेक्ट में इन तीनों चीजों को डिफाइन करना। तो s क्या हो जाएगा? s का एक्सप्रेशन आपका आ जाएगा ये पूरा कर्व की इक्वेशन, 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। क्लियर है सबको? ये पूरे कर्व की इक्वेशन आपका s आ जाएगी। S1 मतलब इस कर्व में पॉइंट x की जगह 1 रख दोगे, y की जगह क्या रख दोगे, 2। तो जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा। x की जगह 1, y की जगह 2 रख दोगे, ये जो वैल्यू आएगी आपके किसके बराबर आ जाएगी, S1 के बराबर। और t मतलब टेंजेंट की इक्वेशन, t मतलब टेंजेंट की इक्वेशन। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यहाँ पे Yes, सबको sir. क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये मेन तो ये तो ध्यान रखना, s तो सिंपल है, जो भी पूरा कर्व होगा जो इक्वल टू 0 के बराबर है, इस एक्सप्रेशन को मैं s बोल दूंगा। S1 मतलब वो जो पॉइंट है उसमें रख देंगे तो वो जो वैल्यू आएगी वो S1 के बराबर आ जाएगी। और t मतलब टेंजेंट की इक्वेशन। अब टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालनी है वो बेसिक मुझे पता होना चाहिए। अब टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग में यहाँ पे सिखा रहा हूँ, ध्यान रखना। कर्व किसी भी, अब अगेन सिलेबस से डिलीट है, लेकिन ये बेसिक आपको पता होना चाहिए ताकि आपको आगे जाके 1-2 चीजों में काम आ जाएगी।
क्योंकि इस t इक्वल टू 0 का मैं दूसरे कॉर्ड निकालने में फॉर्मूले में यूज करूंगा, इसलिए मेरे को ये इतना पता है। बाकी आप टेंजेंट के बारे में कुछ ना पढ़ो चलेगा, लेकिन ये t इक्वल टू 0 की इक्वेशन निकालने का तरीका क्या होगा ये समझो ध्यान से। तो t इक्वल टू 0 अगर आपको निकालना है, कोई कर्व, किसी भी कर्व के लिए कोई पॉइंट है x1, y1, x1, y1 के रेस्पेक्ट में t इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, कैसे निकालोगे? उस पूरे कर्व के अंदर, उस कर्व में जहां जहां भी x स्क्वायर का टर्म होगा उसकी जगह रिप्लेस कर देना, x स्क्वायर की जगह रिप्लेस कर देना x इंटू x1, जहां पे x1 क्या है उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो। y स्क्वायर की जगह आप रिप्लेस कर देना y इंटू y1 से, x की जगह आप रिप्लेस कर देना x प्लस x1 बाई 2 से, y की जगह रिप्लेस कर देना y प्लस, जहां जहां पे उस कर्व की इक्वेशन में, ध्यान रखना उस कर्व की इक्वेशन में जहां जहां पे भी ये टर्म्स आ रही है x स्क्वायर y स्क्वायर x और y की जगह रिप्लेस हो जाएगा y प्लस y1 बाई 2। अगर कर्व की इक्वेशन में xy का भी टर्म आ रहा है तो xy का भी टर्म से रिप्लेस कर सकते हो, आई थिंक वो आता है xy1 प्लस yx1 बाई 2, इस तरह से आता है, एक बार कंफर्म कर लेंगे। और कांस्टेंट टर्म जो भी रहेगा, कांस्टेंट टर्म जो भी रहेगा वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। अब इसको एग्जांपल के तौर पे अगर समझे तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बस छोटा सा है, ध्यान समझ लेना। मान लो कोई एग्जांपल मैंने पैराबोला ले लिया y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 फॉर एग्जांपल ले लिया। एक पैराबोला मैंने कंसीडर किया और एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, मान लो मैंने 1, या फिर 2,3, 2,4 ले लो, चलो। अब इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में सारी चीजें मैं निकाल लेता हूं। अगेन s क्या हो जाएगा मेरा, यही y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। s1 बताओ क्या हो जाएगा? सर इसकी सर y इक्वेशन की जगह पे 4 पुट कर देंगे और x Yes, की sir. जगह पे y की जगह पे 4 पुट अप कर देना, x की जगह पे 7 पुट अप कर देना, तो ये s1 आ सर जाएगा। -1 आ रहा है। हाँ जो भी आए उससे मतलब नहीं है। अब तो यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करनी अगेन, ठीक है, मुझे कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं, बस तरीका आपको समझना है। अपन को अगर एक क्लास में अगर मेरे को आपको चैप्टर समझाना तो मुझे आप प्लस माइनस नहीं करवाना, आपसे आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है। अब t इक्वल टू 0 कैसे, टेंजेंट की इक्वेशन कैसे, मतलब बेसिकली t की इक्वेशन कैसे लिखोगे बताओ? सर x y स्क्वायर की जगह y y1 रिप्लेस कर हाँ, देंगे। जहां पे भी y स्क्वायर है उसकी जगह क्या क्या बोला मैंने, y y1, तो y तो y रहेगा, y1 की जगह क्या आ जाएगा 4, है ना? वो ये सर। यस सर। जहां पे भी x है x की जगह रिप्लेस हो जाएगा मेरा x प्लस x1 बाई 2, तो हो जाएगा x प्लस x1 2/2 बाई 2। कांस्टेंट टर्म एज इट इज रहेगा, तो ये जो इक्वेशन बनेगी आपकी टेंजेंट की इक्वेशन या फिर t की इक्वेशन आ जाएगी 4y प्लस जो भी आएगा -3/2 x प्लस 2 प्लस 7, तो ये किसकी इक्वेशन आ जाएगी, t की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो इन तीनों में आपको बताना है, क्योंकि आगे फॉर्मूले में जितने भी फॉर्मूले में डिराइव करूंगा वहां पे ये टर्म यूज करूंगा s s1 और t। कभी कभी कॉर्ड की इक्वेशन में भी t का टर्म आएगा, कॉर्ड बाइसेक्टेड की इक्वेशन में भी t का टर्म आएगा, भले आपको टेंजेंट चैप्टर में, लेकिन कॉर्ड्स आपके सिलेबस में है, तो कॉर्ड्स की इक्वेशन निकालने में भी t का यूज करूंगा, इसलिए इन तीनों के बारे में पता होना जरूरी है। s मतलब कर्व की इक्वेशन, s1 मतलब वो पॉइंट कर्व में रख देंगे, और t मतलब ये तरीका, उससे अगर उस पॉइंट को टेंजेंसी मान के जो टेंजेंट की इक्वेशन आती है वो, तो उसका तरीका क्या होता है, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे x1 से, y स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे y1 से, इस तरह से आप रिप्लेस कर सकते हैं, है ना? सर ये जो टेंजेंट की इक्वेशन आई है उस टेंजेंट की इक्वेशन है जो पैराबोला पे 2,4 से पास हो रही है। वेरी गुड। हाँ, उस जो भी कर्व है, जो भी तरह का कर्व दिया हो, उस कर्व पे जो पॉइंट अपन ने लिया है, कहीं पे भी पॉइंट ले ले, मान लो ये पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1, उस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, उस टेंजेंट की ये इक्वेशन है। ये हर कर्व के लिए वैलिड है, चाहे कर्व कोई भी हो, आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, किसी भी कर्व के लिए टेंजेंट की इक्वेशन आप इससे निकाल सकते हो। क्लियर है? बस मतलब कोई इरेगुलर कर्व भी हो तब भी? कोई भी कर्व हो, सेकंड डिग्री कर्व की इक्वेशन कोई भी हो, सेकंड डिग्री कर्व मतलब इस तरह की टर्म x स्क्वायर y स्क्वायर x और y टर्म की टर्म हो, तो इसमें आप ये तरीका अपना सकते हो। बस प्रोवाइडेड जो पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होना चाहिए, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि उस पॉइंट को आप कहीं सर्कल कर्व के बाहर ले लो तो उससे निकाल सकते। वो पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, कर्व पे लाई करना चाहिए, टेंजेंट पे, मतलब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होना चाहिए, तो ही। क्लियर है? यस सर। देखो यहाँ पे तीनों चीजें लिख दी, s s1 और t। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे s1 निकालने के लिए क्या करोगे बता दो जल्दी से। सर पॉइंट को x पुट और कर y देंगे। की वैल्यू पुट कर X सर और देंगे y x और y को पुट कर देंगे उसके जगह पे। एक्स t निकालते टाइम क्या निकालोगे बताओ, एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, x x सर की जगह x1 पे x x1 एक्स x1, y स्क्वायर की जगह y y1 2y y1 y y1, x की जगह 3 into x plus x x1/2 plus x1
y की जगह y plus y y plus one y1 by 2 कांस्टेंट है, Constant ये जो term इक्वेशन रहेगा। बनी, x की इक्वेशन आ गई, टेंजेंट की इक्वेशन, t की इक्वेशन, क्लियर है, लीनियर इक्वेशन है। Yes sir. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। अगेन पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे फिर फॉर्मूला देखेंगे। अब एक जो पॉइंट है सर्कल के रेस्पेक्ट में कितनी जगह पे हो सकता है, 3 जगह पे, या तो पॉइंट सर्कल के अंदर हो, या पॉइंट सर्कल के ऊपर हो, ये P1, या तो सर्कल के ऊपर हो या फिर सर्कल के बाहर हो। हाँ है ना, ये 3 पोजीशन हो सकती है, बोलो। yes यस sir सर। ठीक है, तो आपको सर्कल की इक्वेशन देंगे क्वेश्चन में, सर्कल की इक्वेशन आपको पता होगी, पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता होगा। आपको ये पता करना होगा कि ये जो पॉइंट है सर्कल के रेस्पेक्ट में कहां पे, अंदर है, बाहर है, या सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसको पता करने का तरीका क्या हो सकता है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, सर्कल की इक्वेशन पता है, तो बताओ तरीका क्या अपनाएंगे। ये पॉइंट की पोजीशन कैसे सोचेंगे, सर्कल के अंदर है कि बाहर है कि ऊपर है। सर एस से सर x और y को उसके अंदर पुट करके चेक करेंगे, नहीं, अगर नहीं, पॉइंट वो पॉजिटिव आ गया तो सर्कल के अंदर है और नेगेटिव आया तो बाहर हो जाएगा। वो तो चलो आपने एक फॉर्मूला बता दिया, बेसिक कंसेप्ट क्या होगा। अगर जब P2 होगा वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। P2 तो चलो ठीक है, लेकिन P1 और इसके लिए देखो बेसिक कंसेप्ट क्या है, सेंटर का इन उस पॉइंट से क्या निकाल लो, डिस्टेंस निकाल लो। सेंटर मान लो है आपका O, ये सर रेडियस से सेंटर का कम आएगा वो, अगर रेडियस से कम है, बेसिक कंसेप्ट कम आ तो जाएगा। ये ध्यान रखना, रेडियस से कम है तो इनसाइड द सर्कल, यस सर, और रेडियस सेंटर के आउटसाइड मतलब रेडियस से ज्यादा आ जाएगा। ये हो जाएगा आउटसाइड, और अगर ये इक्वल टू रेडियस आ जाएगा तो ये हो जाएगा ऑन द सर्कल। तो ये बेसिक कंसेप्ट है क्या, कि सेंटर का उस पॉइंट से डिस्टेंस, पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी पता है, सेंटर का कोऑर्डिनेट आप सर्कल की इक्वेशन से निकाल लोगे, रेडियस भी निकाल लोगे, तो सेंटर का उस पॉइंट से डिस्टेंस का रेडियस के साथ कंपैरिजन कर लेना। अगर ये डिस्टेंस ओपी डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा आता है, मतलब ऑफ कोर्स वो पॉइंट सर्कल के बाहर आ जाएगा। ओपी डिस्टेंस रेडियस से कम आता है सर्कल के अंदर, इक्वल टू रेडियस ऑन द सर्कल, पहला बेसिक है। और दूसरा फॉर्मूला के थ्रू अगर जाना है तो फॉर्मूला के थ्रू अगेन वही S1 की वैल्यू निकाल, ये जो S1 है, S1 मतलब इस पॉइंट को सर्कल के अंदर रख दो तो S1 आ जाएगा। S1 ग्रेटर देन 0 तो आउटसाइड, S1 इक्वल टू 0 मतलब उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ऑन द सर्कल, S1 अगर लेस देन 0 है तो इनसाइड द सर्कल। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। ये कॉन्सेप्ट आप सर्कल, पैराबोला और इलिप्स तीनों के लिए अपना सकते हो। हाइपरबोला में उसका डायग्राम थोड़ा चेंज होता है, बस हाइपरबोला में केस उल्टा हो जाता है, हाइपरबोला में अलग होता है, बाकी सब केस में यही फॉर्मूला चलेगा। हाइपरबोला में क्या हो जाएगा, S1 अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो इनसाइड द सर्कल, S1 अगर लेस देन 0 होगा तो आउटसाइड द सर्कल, और S1 इक्वल टू 0 होगा तो ऑफ कोर्स ऑन द जो भी है हाइपरबोला। हाइपरबोला में भी केस उल्टा होता है, बाकी सब जगह सेम वैलिड करेगा। क्लियर है, बोलो। यस सर। ठीक है, एक एग्जांपल इसको घर पे ट्राई कर लेना, एस दिया हुआ है, S1 की वैल्यू निकाल लेना, नेगेटिव है मतलब इनसाइड द सर्कल, है ना? ठीक है, यस सर। ठीक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि किसी भी पॉइंट का सर्कल से ग्रेटेस्ट और द लीस्ट डिस्टेंस। तो ये मान लो पॉइंट है P, ये सेंटर है आपका, मान लो O, तो इस पॉइंट का इस सर्कल से सबसे छोटा डिस्टेंस हो जाएगा आपका OA डिस्टेंस, PA डिस्टेंस। ये जो PA डिस्टेंस है ना, इस पॉइंट का इस सर्कल के रेस्पेक्ट में सबसे क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या है ये, बोलो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? बाकी जितने भी डिस्टेंस होंगे इस सर्कल पे, जितने भी पॉइंट होंगे इस सर्कल का, उन सब पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा, PA से ज्यादा ही होगा। बोलो, देखो ये डिस्टेंस हो गया, कोई और ले लो, Yes, ये sir. डिस्टेंस हो गया, बाकी जितने भी डिस्टेंस होंगे सारे PA डिस्टेंस से क्या होंगे, ज्यादा। तो सर्कल का इस पॉइंट से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, PA डिस्टेंस होगा। क्या ये बात आती समझ में? यस सर। अभी PA निकालने का तरीका ऑफ कोर्स O और P के OP निकाल के रेडियस सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो PA आ जाएगा। यस सर। यस सर। OP डिस्टेंस में से R सब्सट्रैक्ट अगर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, PA। तो ये हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इसमें अगर सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस निकालना तो सबसे इधर वाला जो पॉइंट होगा इसका जस्ट पीछे वाला PB क्या हो जाएगा, मेरा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ऑफ द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट। और ये PB निकालने के लिए OP में रेडियस क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, हाँ है ना? यस सर। ठीक है, सब सारे देखो यहाँ पे ऐसी एक भी चीज नहीं जो एकदम रटना पड़े, सारे कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए भाई, क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, अगेन ये सेम एक और क्वेश्चन दिया है, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला बता दो, क्या आ जाएगा? सर वो पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस प्लस रेडियस। हाँ, OP प्लस R। सेंटर को अगर O बोल दें, है ना, सेंटर कितना हो जाएगा इसका बताओ? सर -2,1 नहीं सर 2,1 2,1। ठीक है, पॉइंट P आपको पता ही है, OP डिस्टेंस निकाल लेना, OP को रेडियस में ऐड कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, हाँ है ना? yes sir सर।
सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन दिए, एक बार इनको घर पे ट्राई कर लेना। टेंजेंट आपका हट चुका है तो टेंजेंट हटा देते हैं अपन। अच्छा, बस टेंजेंट में एक चीज, लाइन और टेंजेंट का एक चीज ध्यान रखना, हट रखिए। ये तो आपको आ सकता है कि मान लो एक सर्कल है, जैसे पोजीशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू अपन ने पॉइंट देखा था, लाइन का देख लेते हैं। ये तो आ सकता है कि एक लाइन है, या सर्कल के बाहर से चली जाएगी, या सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी, या सर्कल को टच करेगी। तीन पॉसिबिलिटी बन सकती है ना? बोलो। यस सर। अगेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट अगर डेवलप करना है तो कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा कि सेंटर से अगेन आप क्या करना, लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेना। सेंटर से लाइन का क्या निकालना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस डी की वैल्यू पे डिपेंड कर देगा कि लाइन कहां पे करे। अगर ये डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा हुआ तो बताओ कहां पे होगी लाइन? आउटसाइड। आउटसाइड। तो कंसेप्ट भी हमको पता नहीं चाहिए, फॉर्मूला भी हमको पता है, आउटसाइड। ये डिस्टेंस डी अगर रेडियस के बराबर हो गया तो, ऑन On द the सर्कल। और लेस देन आ गया तो इनसाइड। इनसाइड। वेरी गुड। इनसाइड है मतलब आपकी वो कॉर्ड या सीकेंड हो जाएगी, आउटसाइड मतलब एक वो लाइन हो जाएगी बाहर, और ऑन द मतलब वो टेंजेंट हो जाएगी, है ना? क्लियर है सबको? ये डी मतलब एक लाइन का एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक लाइन का एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन में सीख रखा है, ax1 + by1 + c अपन √a² + b²। याद आ रहा है ना? यस सर। लाइन की इक्वेशन अगर आपको पता हो ax + by + c = 0, और पॉइंट पता है आपके, मान लो x1, y1, तो इस लाइन का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस d का फॉर्मूला अपने स्ट्रेट लाइन में सीख रखा है। अब कॉन्सेप्ट के बारे में डेवलप करें। कोई भी मान लो जनरल कर्व है, वो कर्व लाइन इस कर्व लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, टच कर रही है, या फिर बिल्कुल ऊपर से निकल जा रही है, तो उसके लिए आप क्या क्या तरीका अपना सकते हो? सेकंड डिग्री कर्व की इक्वेशन के केस में खासकर कि आप क्या करो, लाइन और कर्व को साथ में सॉल्व कर लो। मतलब लाइन की इक्वेशन से मान लो एक्स की वैल्यू उठा के कर्व की इक्वेशन में रख दो, पूरी इक्वेशन एक्स में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, है ना? बोलो। यस या फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करोगे तो वहां से क्या कंडीशन आ जाएगी? लाइन सर्कल को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक दोनों की इक्वेशन कि अगर 2 रूट्स आ रहे हैं मतलब दो जगह इंटरसेक्ट करेगी, दोनों कर्व को साथ में सॉल्व करने पे d = 0 कर दोगे मतलब टेंजेंट हो जाएगी। और मान लो सॉल्यूशन नहीं आ रहा मतलब d < 0। d मतलब याद आ रहा है ना, क्वाड्रेटिक का d मतलब क्या होता है? b² - 4ac। क्लियर है? यस सर। ये कंसेप्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी जनरल कर्व के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कर्व और लाइन के बीच में कभी भी आपको रिलेशन अगर देखना हो कि कर्व, क्वेश्चन बोला कि दिस कर्व इंटरसेक्ट द लाइन एट 2 गिवन पॉइंट, ए में कंडीशन निकालो, ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो लाइन और कर्व अगर दो जगह इंटरसेक्ट करे तो उनको साथ में सॉल्व करने पे जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा? ग्रेटर देन 0। टच करेगी तो इनका साथ में सॉल्व करने पे डी क्या आएगा? = 0। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ये ध्यान रखना। ठीक है, देखो तीनों मैंने लिख दिए। पहला मेथड वो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड सेकंड मेथड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक। ठीक है, दोनों को साथ में सॉल्व करके जो डी बनेगा वो डी मतलब b² - 4ac, उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, बोलो। यस सर। ठीक है, कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल में दो इंपॉर्टेंट, अगेन देखो वन शॉट पढ़ रहे अपन, इसलिए मैं सारा फॉर्मूला आपको बता दूंगा, प्रैक्टिस आपको घर पे इनकी करते जानी है। ठीक है, इनके फॉर्मूला आपको ध्यान रखना। अगेन कॉन्सेप्ट क्या है ये वाला? एक सेकेंड, स्क्रीन शेयर है ना सबके साथ? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके, चार्जिंग खत्म होने वाली, फटाफट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, दो तरह की कॉर्ड जो कि इंपॉर्टेंट हमको ध्यान रखनी है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट और कॉर्ड विद मिड पॉइंट। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होता क्या, पहले तो वो समझो। आपको एक पॉइंट सर्कल के एक्सटर्नल में देंगे P, जिसका कोऑर्डिनेट दे देंगे x1 और y1। इस बार ये जो पॉइंट P है सर्कल के बाहर है, ध्यान रखना। तो एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं, ये मैंने सीखा है ऑलरेडी क्लास 10th में। एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट में ड्रॉ कर सकता हूँ, और दोनों टेंजेंट सर्कल को दिन भी 2 पॉइंट पे टच करती है। उन दोनों पॉइंट से अगर मैं को ज्वाइन कर दूं तो जो कॉर्ड मिलती है उस कॉर्ड को हम क्या नाम देते हैं? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या नाम देते हैं बोलो? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब इस पॉइंट P के रिस्पेक्ट में ये मेरी क्या होगी? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1, वहां से अगर मैं दो टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, दोनों टेंजेंट जिन पॉइंट पे कट टच करती है A और B पे, तो AB इज माय कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। अब आपको सर्कल की इक्वेशन देंगे, पॉइंट का कोऑर्डिनेट देंगे P आउटसाइड वाले का, इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन जो होगी वो इक्वेशन आपकी आएगी t = 0 के बराबर। जो अपन ने t = 0 का तरीका सीखा था, याद आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो t = 0 का जो तरीका था, उस t = 0 के तरीकों को अपनाओगे तो यहाँ से आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो किसकी इक्वेशन आएगी? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है?
टी जो t इक्वल टू 0 में x1 y1 वो कौन से पॉइंट है, इस पॉइंट P के x1 y1 जो कि सर्कल के बाहर लाई करा, जहां से दो अपने टेंजेंट बने। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. दूसरा है कॉर्ड विद मिड पॉइंट। तो कॉर्ड विद मिड पॉइंट का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई भी जनरल एक कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट आपको पता है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर आपको पता है, तो इस कॉर्ड की इक्वेशन आ जाएगी आपके पास t इक्वल टू s1, t इक्वल टू s1। तो t इक्वल टू s1 से आपके पास इस कॉर्ड की इक्वेशन आएगी जिसका फॉर्मूला क्या है, बोलो। t इक्वल टू s1 मतलब कॉर्ड विद द मिड पॉइंट। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो t इक्वल टू 0 से कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन, t इक्वल टू s1 से कॉर्ड विद द गिवन मिड पॉइंट। मतलब अगर मिड पॉइंट पता है तो कॉर्ड की इक्वेशन का फॉर्मूला बन जाएगा t इक्वल टू। अगेन ये सारी चीजें पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला वहां पे भी वैलिड है, ध्यान रखना। यही फॉर्मूला वहां पे भी आएगा। यहाँ पे अगेन मैंने एक इलस्ट्रेशन दिया, घर पे इसको ट्राई कर लेना। ठीक है। रेडिकल एक्सिस आपके अभी सिलेबस से हट चुका है। तो यहां तक देखो आपका जो जेई मेंस का सिलेबस था वो कवर हो गया। रेडिकल एक्सिस के बारे में बस इतना सा ध्यान रख लो। एक छोटी सी चीज अगर मान लो कभी आ जाती है तो सिलेबस से तो मतलब सिलेबस में दिया नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पूछ ले तो कभी ध्यान रख लेना कि मान लो दो सर्कल है, ठीक है। तो ऐसे सारे पॉइंट का कलेक्शन, छोटा सा कॉन्सेप्ट है तो फटाफट देख लो। ऐसे सारे पॉइंट का कलेक्शन जिनसे अगर मैं उन दोनों सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, उन दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या हो, इक्वल हो, तो उन सारे पॉइंट का जो कलेक्शन होता है उस एक्सिस को अपन बोलते हैं रेडिकल एक्सिस। इसका बस फॉर्मूला आप याद रखना। रेडिकल एक्सिस को निकालने का तरीका क्या होता है, मान लो सर्कल है फर्स्ट s इक्वल टू 0 सर्कल ये है, दूसरा सर्कल है मान लो s डैश इक्वल टू 0। इस रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन जो हो जाएगी वो हो जाएगी, दोनों सर्कल की इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो जो लीनियर इक्वेशन बनेगी वही रेडिकल एक्सिस की क्या होगी, इक्वेशन होगी। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। कि दोनों सर्कल को बस सब्सट्रैक्ट कर देना। दूसरा का मान लो सर्कल इंटरसेक्ट कर जाए तो उस केस में जो कॉमन कॉर्ड होगी यही आपकी क्या हो जाएगी, रेडिकल एक्सिस। इसी कॉमन कॉर्ड को क्या बोलोगे आप, रेडिकल एक्सिस। अगेन इस कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकालने का तरीका वही s माइनस एस डैश इक्वल टू 0। तो ये बहुत काम आएगा। कभी भी दो सर्कल की कॉमन कॉर्ड निकालना हो तो दोनों सर्कल की इक्वेशन को क्या कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें। हाँ है ना? यस सर। Yes, अगर sir. टच कर रहा है तो जो कॉमन टेंजेंट हो जाएगी यही क्या हो जाएगी आपकी s माइनस वन इक्वल टू 0। ये जो कॉमन टेंजेंट होगी यही इस सर्कल की क्या होगी, रेडिकल एक्सिस। अगेन उसकी इक्वेशन क्या होगी, s माइनस वन इक्वल टू 0। क्या बात सबको समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। ओके बस देखो ये यही कॉन्सेप्ट था आपका यहाँ तक। इसके बाद मैंने जेई की पीवाई क्यू यहाँ पे ऐड कर दिया आपके लिए 2023 के। क्लियर है? इनकी आप प्रैक्टिस करके इस चैप्टर को वाइंड अप कर देना आज या कल जब भी करो। तो बेसिकली आप मेरे एंड से थ्योरी और इलस्ट्रेशन कवर हो चुका है। अब इन पीवाई क्यू को मैं आपको अभी भेज दूंगा और इसकी कोशिश करूंगा आंसर की भी इसी में डाल दूं ताकि आप घर पे जाके इसकी प्रैक्टिस कर सको। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ठीक है। 1.5 घंटे में यही टारगेट था, कंप्लीट होना, एग्जैक्ट टाइम पे कंप्लीट भी हो गया। अब आप घर जाके इस चैप्टर को अच्छे से कवर कर लेना, इलस्ट्रेशन कर लेना। तो सर्कल, स्ट्रेट लाइन, ये दो टॉपिक कवर हो चुके हैं।